नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूपी प्राइम में आप बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। यही वजह है कि टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज कोविड-19 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ली गई। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को और तेज करना है और महामारी को एक चुनौती मानते हुए तेजी से लड़ना है और इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव होना है। आज उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से आज ही रिव्यू किया जाए। हर जनपद में जो उनके कंटेनमेंट जोन है वो रैशनलाइज है कि नहीं, अनावश्यक रूप से बड़ा तो नहीं बना लिया है, पुलिस फोर्स लगाया गया है कि नहीं, वहां पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, सिविल डिफेंस को लगाया गया है कि नहीं, ये देखने का निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही साथ क्या कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है कि नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ वहां डोर टू डोर सर्वे किया गया है कि नहीं, और यदि डोर टू डोर सर्वे किया गया है तो उसके आधार पर जो सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनको तुरंत उनका टेस्टिंग की गई कि नहीं, ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आज रात्रि तक जितने भी कंटेनमेंट जोन्स का विवरण है जिलेवार, उसकी जो है समीक्षा गृह विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जाए। आज गृह विभाग इस कार्य को कर रहा है और इस कार्य को बहुत तेजी से आज ही रात तक सुनिश्चित करेगा। जनपद कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में उपचार और संक्रमण के नियंत्रण के लिए और बेहतर निर्देश क्या हो सकते हैं, क्या और कार्रवाई हो सकती है, बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है, ये निर्देश उन्होंने दिया है। कुछ जनपदों में जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उस पर उन्होंने यह कहा है कि वहां और बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था कैसे हो सकती है, होल्डिंग एरिया में कैसे समय कम हो सकता है, एम्बुलेंस में कहीं कोई जो है कठिनाई ना हो, एम्बुलेंस टाइम से पहुंचकर कैसे अस्पतालों में टाइम से दाखिल कर सकते हैं, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां भी चिकित्सकों की टीम भेजी जाए वो चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित मार्गदर्शन दें। एसजीपीजीआई और केजीएमयू टीम अलग अलग जनपदों में जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। एसीएस हेल्थ और एसीएस हेल्थ एजुकेशन को जनपद लखनऊ के L2 और L3 चिकित्सालयों के भ्रमण का भी निर्देश दिया है और रिक्त बेड कितने हैं वहां पर उसकी रिपोर्ट भी आज उन्होंने निर्देश दिया है कि लखनऊ में कोई भी बेड, अगर बेड की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा कर ली जाए और यथासंभव बेड्स की संख्या को L2 और L3 में बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर में सर्विलेंस की व्यवस्था को और प्रभावी करने का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर का और मजबूती से काम करने के लिए निर्देश दिया है और मेडिकल टेस्टिंग भी आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर दूरभाष लगा हुआ है। क्यों नहीं हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं या उनके परिवारजन हैं उनसे उनका फोन उठ रहा है कि नहीं, क्या उनका समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं। हर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होम आइसोलेशन के लोगों से कम दिन में 1-2 बार फोन जाए, जिससे जो लोग घर पर हैं वो घर पर ही रहें और एक प्रोटोकॉल का पालन भी करें। मास्क अनिवार्य रूप से पहने। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी उन्होंने आदेश दिया है कि उससे भी होम जो आइसोलेशन में लोग हैं उनको जो है फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में L2, L3 चिकित्सालयों की बेड्स को बढ़ाने के लिए और चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल उपकरण को बढ़ाने का भी एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में संख्या काफी है, लेकिन L2 और L3 पर विशेष रूप से चूंकि अब हाई एंड हेल्थ सिस्टम्स पर जो है कहीं न कहीं संख्या आती है तो उसको और मजबूत करने के लिए कहा है। टेस्टिंग क्षमता में उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि RT-PCR की टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। सामान्यतः लगभग 35 से 40 हजार हो रही है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। आपको मालूम है कि यूपी टेस्टिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन इसको और मजबूती से काम करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए निरंतर जागरूकता पर भी उन्होंने दिया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति, पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी बुखार उसको है, जरा भी कोई लक्षण इस तरह का है कि उसको बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए कोविड अस्पताल में और अपनी कोरोना की टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। अगर देरी होगी
तो दिक्कत होगी। अगर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा तो फिर इलाज में भी कठिनाई होगी, और कभी कभी ये इलाज में जो है कठिनाई के साथ साथ जो है काफी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो कोई दिक्कत ना हो, तुरंत यदि जरा भी लक्षण हो, बुखार हो, खांसी ज्यादा हो, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने डीजी हेल्थ और डीजी हेल्थ एजुकेशन को L2, L3 बेड्स को बढ़ाने के लिए विवरण भी उनसे मांगा है। कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जल जमाव है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। बाढ़ के लिए अलग से प्रेस होगी, लेकिन पीलीभीत में, मऊ में, आजमगढ़ में और कुछ अन्य जनपदों में, बाराबंकी में उन्होंने विशेष रूप से इनका समीक्षा की है और ये कहा है कि हर जनपद के जिलाधिकारी बाढ़ जहां भी है वो प्रतिदिन ब्रीफिंग करें, जिससे पता लग सके कि बाढ़ के संदर्भ में, बाढ़ राहत के संदर्भ में क्या क्या काम हो रहा है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 63,402 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,918 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 87,348 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 27,97,687 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो कल 87,348 जांचें की गई, इनमें से 59,846 एंटीजन के माध्यम से की गई। बाकी जांचें RT-PCR और ट्रूनेट के माध्यम से की गई। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 1,895 पूल लगाए गए, जिनमें 320 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 159 पूल लगाए गए, जिनमें 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। इस समय प्रदेश में होम आइसोलेशन में 14,206 लोग रह रहे हैं। अभी तक 20,103 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, जिसमें से 5,897 लोगों का होम आइसोलेशन का पीरियड ओवर हो चुका है, समाप्त हो चुका है और उनको डिस्चार्ज घोषित कर दिया गया है। 14,206 लोग अभी भी होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जहां लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवाते हैं, जिन निजी अस्पतालों ने अपने अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर लिया है, वो भी एक ऑप्शन उपलब्ध है लोगों के लिए जो अपने खर्चे पर अपना इलाज करवाना चाहते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों में इस समय 1,282 लोग रह रहे हैं, रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं भर्ती होकर। और जो सेमी पेड व्यवस्था है, जिसमें लोग होटलों में रहते हैं, लक्षण विहीन लोग, अगर उनके घर पर होम आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं होती है और सरकारी चिकित्सकीय टीम जो है उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराती है, ऐसे सेमी पेड फैसिलिटी में 178 लोग रह रहे हैं। बाकी के समस्त मरीज जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 46,504 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विवादित ट्वीट को लेकर बोर्ड ने ट्वीट से किनारा कर लिया है। बोर्ड के सचिव बता दें कि जफरयाब जिलानी ने प्राइम न्यूज से बातचीत में क्या कहा। कल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, निजी तौर पर वो जा सकते थे। और बता दें कि जिलानी ने प्राइम न्यूज से क्या कुछ कहा, अब आपको सुनवाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कल श्री राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी जा चुकी है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जफर याब जिलानी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कल का जो मौका हुआ है सर, क्या कहेंगे कल के बारे में? देखिए, कल जो कुछ भी हुआ उसमें 3-4 चीज़ें हमें पर एतराज़ है। पहली बात जो हमने पहले भी कह दी थी और बाद में भी कही कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस फंक्शन में ऑफिशियली शरीक हुए जो संविधान के विपरीत है। हमारा संविधान सेकुलर है, सुप्रीम कोर्ट उसकी कई मरतबा व्याख्या कर चुका है कि सेकुलर का मतलब ये है कि सरकार का कोई मज़हब नहीं, और वो बतौर सरकार के शरीक हुए हैं। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ कहीं जाते हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है, जो शिलान्यास हुआ है शिला में भी, और मुख्यमंत्री को लिखा गया है। तो आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है? अगर कोई प्रधानमंत्री है, अगर उसकी आस्था है तो जा नहीं सकता क्या? मैं आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि इंडिविजुअली वो शरीक हो सकते हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, अपने अपने धर्म के हर प्रोग्राम में जा सकता है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर, नॉट एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है उसका कोई धर्म नहीं है, नरेंद्र मोदी का धर्म है, तो उनकी व्यक्तिगत जो हैसियत है वो ख़त्म नहीं होती। तो वो रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ पूजा मंदिर जा सकते हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से जाते हैं। फिर उनका प्रोटोकॉल में तो सिक्योरिटी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ तो उनको प्राइम मिनिस्टर ट्रीट किया गया है। खुद उन्होंने कहा, खुद आधारशिला में प्रधानमंत्री लिखा है। ये गलत है, और ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। SR बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि राम जन्मभूमि मूवमेंट सेकुलर मूवमेंट नहीं है, लिहाजा जो सरकार इससे कोऑपरेट करती है उसका डिसमिसल जस्टिफाइड है। इस कार्यक्रम को लेकर विवाद भी खड़े हुए हैं, उन विवादों के बारे में क्या कहना है? कौन सी विवाद, हमें नहीं पता। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जिस तरह से एक ट्वीट आया, बहरहाल वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन कि मस्जिद वहीं है, मस्जिद वहीं थी, इस तरह की बातें कही। इसमें कोई विवाद नहीं है। मस्जिद थी, मस्जिद 92 में थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और जिस वक्त ये जजमेंट हुआ है उस वक्त मस्जिद थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो ज़मीन उनको दे दी, तो ज़मीन तो मस्जिद ही की रहेगी। वो सुप्रीम कोर्ट हमारे अकीदे को नहीं चेंज कर सकता है। बहैसियत मुसलमान हमारा ये फेथ है कि जो जिस ज़मीन पर एक मरतबा मस्जिद बन जाती है वो ता क़यामत मस्जिद रहती है। ये फेथ है हमारा। उसकी टाइटल को सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, उसने दे दिया, मिल्कियत हमारी नहीं रह गई वो, लेकिन ज़मीन तो मस्जिद ही की है, तो उसमें क्या गलत बात है? तो क्या जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। हमने उसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया, उसमें सब ये ग्राउंड लिखी कि आप एक ऐसी मूर्ति को जो खुद आप कह रहे हो कि इलीगली प्लेस्ड है, सन 49 में रखी गई थी मूर्ति, वो उसको आप डीटी कैसे मान रहे हो? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका जवाब नहीं दिया, हमारे रिव्यू खारिज कर दिया बगैर सुनवाई के। और भी क्या आपत्तियां? आपने कहा कि मेरी 3-4 आपत्तियां, तो 1-2 आपत्तियां आपने गिना दी, और क्या आपत्तियां आपकी? और हमारी आपत्ति है कि प्रधानमंत्री ने जो तकरीर की वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, सारी दुनिया को मिसलीड किया। उसने कहा कि साहब सदियों के बाद यहाँ आज ये मौका आया है। हम उससे पूछते हैं कि सदियों में कहाँ था राम जन्मभूमि मंदिर? सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक वहाँ कोई मंदिर तोड़ने का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो जब कोई मंदिर टूटा नहीं है, तो मस्जिद जब बनी है तो कोई मंदिर नहीं था वहाँ, तो सदियों से कैसे आ गया? ये तो तुम्हारा 1989 में पहली मरतबा विश्व हिंदू परिषद ने क्लेम लिया है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। नहीं सर, 1949 में भी वहाँ पर मूर्ति रखी गई थी ना, तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब इलीगल कह रहे हैं। तो इलीगल काम को डिफेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो कानून के मुताबिक है, उसने ओथ ली है संविधान के मुताबिक काम करने के लिए, क्या वो इलीगल काम को डिफेंड करेगा? एक लंबी बहस चली है सर्वोच्च न्यायालय में, लंबे समय से कई तरह। अब हम जजमेंट पर बात कर रहे हैं, बहस की बात नहीं कर रहे हैं। सारी बहस खत्म हो गई, बहस के बाद ही सर जजमेंट आया। जजमेंट जो आ गया वो तो फाइनल है। जब उस जजमेंट की बेस पर आप जमीन ले रहे हो, तो जजमेंट के बेस पर ही तो आप पर क्रिटिसाइज भी किया जाएगा कि जजमेंट का वो पोर्शन आप भूल जाओगे कि जिसमें कहा गया कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया मस्जिद बनाने के लिए। तो कहाँ से आ गया जन्मभूमि का इतिहास? अखबार लिखे गलत वो अलग बात है।
बरेली में कोरोना का कहर जारी है, जिसकी चपेट में आने से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद से घर में सबको आइसोलेट किया गया है। दिशा पाटनी के पिता बरेली में विजिलेंस में सीओ के पद पर तैनात हैं। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि जगदीश सिंह पाटनी का एंटीजन से कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। बरेली की अगर हम बात करें तो पहले से हम अच्छी स्थिति में हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है 3 हमारे पास में पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें कि 1633 जो है हमारे एक्टिव केस हैं और 1082 जो है 1082 जो है केस है वो डिस्चार्ज हो गए हैं, जो कि ठीक ठाक है। अभी जो कोरोना की पेशेंट आई है, कुछ सीओ साहब हैं उनकी पॉजिटिव आई, कौन सीओ हैं, क्या स्थिति है उनका उनकी? नाम सीओ विजिलेंस है, मिस्टर जगदीश पाटनी जी हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनको कोई भी सिम्टम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और घर पे जो है वो आइसोलेशन में है। अमरोहा के रजबपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर फर्जी दस्तावेज के जरिए पेट्रोल पंप से डीजल की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही गिरोह के 4 जालसाज को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 लाख की नकदी और 5600 लीटर डीजल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि रजपुर में हाईवे अथॉरिटी के जरिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां काम करने वाले ठेकेदार पेट्रोल पंप से डीजल उधार लेते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए कई पेट्रोल पंप को चूना लगा रहे थे, जिसका अमरोहा पुलिस ने खुलासा करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 3 अगस्त को थाना रजबपुर और गजरौला पर पेट्रोल पंपों से ठगी कर डीजल भारी मात्रा में डीजल ले गए थे कुछ बदमाश, और उन्होंने ठगी की थी। फर्जी चेक देकर गए थे। जो चेक जब पेट्रोल पंप मालिकों ने बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए, बैंक खाते में पैसे नहीं पाए गए। इस पर वो थाने आए, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तत्काल टीम बनाकर जो भी तेल गया था उसकी बरामदगी के लिए प्रयास शुरू किए। इसमें हमने आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से लगभग 28 ड्रम डीजल और 6,30,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। और इसमें आगे 4 अभियुक्त और हैं जिनकी अभी तलाश चल रही है पुलिस को, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने बताया है कि एक 3 लोगों की टीम थी जिन्होंने कि ये पूरे कार्य को अंजाम दिया और 2 पिकअप ट्रकों को यहाँ पर किराए पर लिया था, जिनके द्वारा ये तेल अलग अलग जगहों पर बेचा गया। और जो भी बेचने वाले हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे वसूली की है। जो भी पैसे थे और जो तेल था वो भी उनसे बरामद किया है पुलिस ने, और इस पर आगे कार्रवाई अभी की जा रही है। इससे पहले भी कई लोग ऐसे ही काम कर चुके हैं या फिर ये पहला है? जी, ऐसा जो कार्यप्रणाली है इनकी, इससे प्रतीत होता है कि जो ये गैंग है ये पहले भी कार्य कर चुका है और अन्य जिलों राज्यों में भी ये कार्य कर चुका है। फिलहाल पुलिस टीम लगी है उनको गिरफ्तार करने में, और जब गिरफ्तारी होगी पूछताछ के आधार पर और अन्य जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र में घाघरा नदी के उफान के चलते बांध टूट गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल नदी का बांध टूट जाता है, जिससे उनकी सैकड़ों एकड़ फसलों पर हर साल नष्ट हो जाती हैं, असर पड़ता है, जबकि अधिकारियों से शिकायत के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। 5-6 गांव प्रभावित होंगे, हजारों एकड़ फसल हम लोग की बर्बाद हो जाएगी और किसान का जो क्षति होगी, घरों की बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए कि अभी सबका घर मिट्टी का है और सब जब गांव में पानी प्रवेश करेगा तो सारे मिट्टी के घर गिर जाएंगे। गाँव वाले तो प्लान कर रहे हैं। अब गांव के लोग सब सामान निकालना भी जाएंगे बंदे पर। गांव के लोग सब सामान अपना निकाल रहे हैं, पूरे गांव के लोग। कलपुरा, मिश्रौली, गजियापुर के सब लोग अपना अपना सामान निकाल के बंदे पर अपना रख रहे हैं। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? सिंचाई विभाग की लापरवाही है। कई बार हम लोग सिंचाई विभाग के एक्सचेंज से भी कई बार निवेदन किया गया कि सर बाढ़ आ गई है और आप लोग इसकी मरम्मत करें। डेली गाड़ियाँ से आते थे लोग, घूमते थे, चले जाते थे पिकनिक बनाकर। और अगर सिंचाई विभाग अगर थोड़ा प्रशासन अगर अपना अमल रखा होता तो बांध नहीं टूटता है हमारा बंदा। बिजली का एक खंभा जिसके पास अचानक खो जैसा होना, तो बिजली खंभा गिरा, उसके कारण से यहाँ पर बंदी टूटी है। और उसको लेकर के इसमें सिंचाई विभाग लगा हुआ है, सिंचाई विभाग के साथ यहाँ के सभी क्षेत्रवासी और एसपी साहब और हम लोग, पुलिस विभाग, प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सभी लोग यहाँ पर हैं हम लोग मौजूद।
लगे हुए हैं, इसको शीघ्र हम लोग बंद करा दें। तो सर गांव डूबे हैं सर, गांव वालों को सर कहाँ रखा जाएगा? इन लोग गाँव को दुआरी की तरफ इंटर कॉलेज, जो भी उच्च स्थान पे जो इंटर कॉलेज वगैरह बनाए गए, यहाँ पे बाढ़ शरणास्थल बनाए गए हैं, वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है, वही भी लोग सारी व्यवस्था की जाए। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नेथानी ने पुलिसकर्मियों की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक किसी भी थाना या शाखा में काम कर रहे पुलिसकर्मी को शादी, उनके बेटी की जन्मदिन, सालगिरह या खुद बता दें कि कर्मचारी के जन्मदिन पर छुट्टी देने के लिए मना नहीं किया जाएगा और इस आदेश का सभी जगह पालन किए जाने की भी बात कही गई है। छुट्टी लेने की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। एसएसपी के इस आदेश से पुलिसकर्मी में खुशी देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा किया है ये, जो बर्थडे पार्टी वगैरह छुट्टी मिल जाती है, इससे जो तनाव रहता है, जो छुट्टी घर नहीं जा पाते हैं पुलिसकर्मी, तो उनको बहुत सहूलियत मिलती है और इससे टेंशन भी कम होती है लोगों की। और ऐसे इसीलिए कप्तान साहब छुट्टी देते हैं, तो कभी वो नहीं मना नहीं करते। अच्छा कदम है, इससे तनाव का बहुत बढ़िया कदम। प्रायः यह देखने में आता है कि किसी अपने खुद की सालगिरह या बच्चों के जन्मदिन या किसी निकट संबंधी के यहाँ कोई शादी समारोह है या कोई अन्य ऐसा आयोजन है जिसमें किसी का रहना वहाँ पर अपेक्षित होता है, किंतु पुलिसकर्मी जो हैं छुट्टी ना होने के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। इस चीज़ के दृष्टिगत एक आदेश जारी किया गया है समस्त शाखा प्रभारियों को, थाना प्रभारियों को और अधीनस्थ अधिकारियों को कि सामान्यतः इस तरह से कोई भी छुट्टी का यदि आवेदन करता है, उसकी सालगिरह है या उसके परिवार में बच्चों का जन्मदिन है, कोई ऐसा अवसर है, तो उसकी छुट्टी को रोका ना जाए, उसको तत्काल छुट्टी पर रवाना कर दिया जाए। इससे हमें उम्मीद है कि जहां एक और ये पारिवारिक और सामाजिक खुशियां जो पुलिसकर्मी की होती हैं वो उसमें इजाफा होगा और वहीं दूसरी ओर वो पूरी तन्मयता से अपनी ड्यूटी जब लौटने के बाद अपनी तन्मयता से पूरी ड्यूटी पूरे मनोयोग से कर सकेंगे और पब्लिक के प्रति जो उनका बिहेवियर है उसमें भी इसमें काफ़ी सुधार आएगा। संत कबीर नगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर सरकारी कार्यालय को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला बघौली ब्लॉक का है, जहां पर चोरों ने बीती रात ब्लॉक परिसर में बीडीओ और सेक्रेटरी के कमरे का ताला तोड़कर कार्यालय में रखा कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, इन्वर्टर की बैटरी समेत कई सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। ब्लॉक परिसर में चोरी की जानकारी की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जाँच में जुट गई है। कार्यालय में आज रात में चोरी हुई है और ये अनुमान है कि रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में। सुबह जब आसपास के लोगों ने देखा कि ताला खुला हुआ है, मेन गेट का ताला तोड़ा उन्होंने, गेट खुलवा था जबकि जनरेटर बंद रहता है। चैनल खुला हुआ था तो फिर सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए, फिर स्टाफ आए, हम लोग भी आए और इस पूरे मुख्य परिसर में 3 जगह चोरी की गई है। विशेष रूप से एक कार्यालय में मीटिंग हॉल में इन्वर्टर रखा था, वहाँ से इन्वर्टर बैटरी चोरी किया उन्होंने। एक हमारा सेक्रेटरी का रूम है दीप श्रीवास्तव, वहाँ पे उन्होंने इन्वर्टर बैटरी और 1-2 लैपटॉप बैग वगैरह थे वो चोरी किए हैं। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।